स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कानपुर के तमाम निवेशकों के साथ जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और शेयर बाजार में पैसे लगाकर मुनाफा या फिर घाटा फिलहाल देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और पैसे लगाएं या जो लगाए हैं वो भी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर लें। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शेयर बाजार के दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे सीएनबीसी आवाज के दर्शक अच्छी तरह परिचित हैं। फंडामेंटल्स पे अपना नजरिया देने के लिए हमारे साथ डीडी शर्मा आए हुए हैं मुंबई से और साथ ही साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जो बगल में ही लखनऊ में ही है इन दिनों और हमारे साथ इस समय कानपुर में मौजूद हैं। दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे ये दोनों ही मेहमान। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें हर्षिता जी हाँ, आपसे पहला सवाल आशीष अग्रवाल का ले लेते हैं। आशीष बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम मतलब जो मार्केट के हाल चल रहे हैं, डेली मार्केट अप डाउन होता है, मतलब कब तक सही होंगे? जो बाहर की पोजीशंस चल रही है मार्केट की, उसका क्या है? चलिए, इंटरनेशनल मार्केट की जो स्थिति है और खासतौर से जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में दिखाई है, कब हाल सुधरेगा शर्मा जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है और हमारा जो कंडीशन है और लेवल है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो हमें सिर्फ डी एक्सेलरेट या एक्सेलरेट कर सकती है और अभी वो डी एक्सेलरेट कर रही है। यानी हमारी नेचुरल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे कम हो रही है पॉलिसी कॉन्स्टेंट के कारण। अगर पॉलिसीज अच्छी हो जाएगी तो ये ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और पर्टिकुलरली ऐसे माहौल में जबकि शेयर्स बहुत गिरे हुए हों, वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव हो, ऐसे समय में अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि आपको आने वाले 2, 3, 4 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और फॉर्चुनेटली अगर आप लक्की हुए और गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी एक्सेलरेशन दिया, पॉलिसी पुश दिया, तो आपके रिटर्न्स और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या और ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। क्योंकि बाजार आजकल थोड़ा बहुत अटका हुआ है इन लेवल्स के आसपास, आप कहेंगे ये सही समय है लंबे निवेश के लिहाज से बाजार में पैसे लगाने का या फिर कुछ और टाइम दे? नहीं, मेरे ख्याल से ये सही समय है। उसका कारण ये है कि बाजार ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। टेक्निकल हालांकि मानस मेरे साथ हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाजार ने बॉटम फॉर्म कर लिया है। तो सही समय यही होता है जबकि बाजार बॉटम फॉर्म कर चुका हो और अब जो है वो तेजी की ओर जाने वाला हो। तो मेरे ख्याल से आपका जो टाइम गैप है एप्रिसिएशन या रिटर्न लेने के लिए वो बहुत कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही समय है, आप अभी इन्वेस्ट कीजिए और मुझे लग रहा है कि आपको 1 साल से 2 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स बाजार से मिलने की उम्मीद है। लेकिन पक्का है कि यहाँ पे काफ़ी सारे निवेशक जो बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसे लगाए और उसमें अभी भी रुके हुए हैं। मानस, आज जो लेवल है सेंसेक्स का 17 साढ़े 17 हज़ार के आसपास पहली बार 2007 में दिखाई दिया था। अगर किसी ने उस समय पैसे लगाए या उसके बाद कभी भी लगाए, ट्रेड नहीं किया, अगर निवेश करके बैठे हैं तो या तो नुकसान में है या फिर कोई ना मुनाफा है ना नुकसान है। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, हम दो तरह से मार्केट को देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म में। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म में और जो इन्वेस्टर है उनके लॉन्ग टर्म में। जहाँ तक बात जो निवेशक हैं उनकी है, मेरा मानना ये है कि निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है 4500 और 4700 के आसपास। अगर देखिए तो दिसंबर में भी 4500 ब्रेक नहीं किया था और उसके बाद जून में भी जो हमने क्रैक देखा उसमें भी 4500 से पहले ही मार्केट रुक गया और हमने एक शार्प रैली देखी। मेरा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है और अभी भी इतना स्ट्रेंथ है कि अगर जो लोग निवेशक हैं और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक करीब 2 साल के लिए, मेरा मानना है निफ्टी कम से कम 7000 और 7200 के आसपास तक आना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पर फिलहाल अब नीचे जाने की आशंका आप कम देख रहे हैं और अगर गिरावट होती भी है तो खरीदारी का मौका ही समझना चाहिए। बाजार में आपको पैसे लगाते रहना चाहिए। हमारे अगले दर्शक यहाँ पर है मिस्टर वाजपेयी, यूके वाजपेयी जी। आपके पास माइक है, एक माइक दे दीजिए इन्हें। आप प्लीज खड़े हो जाइए आपकी जगह पे। हाँ जी। हाँ, ये मेरा ये प्रश्न था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इस समय बुरी पोजीशन है, रिसेशन चल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इसका एक मेन एलिमेंट है एंट्री लोड। तो एंट्री लोड अगर इसमें कुछ सेबी कुछ कर रहा हो तो हमारी समझ से इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ सकती है। इसमें क्या है, सेबी का क्या रोल है, क्या कर रही है? कुछ एक दो लेख भी आए हैं अभी धीरे कारोबार से जुड़े हुए हैं मिस्टर वाजपेयी, या आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए हैं? नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे भी लगाए हुए हैं और मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ जी। लेकिन एंट्री लोड तो हटा दिया गया है। हाँ, हटा दिया गया, लेकिन अभी कुछ ऐसी बातचीत। तो आप चाहते हैं कि फिर से लगाया जाए? बिल्कुल लगाया जाए, क्योंकि कारण ऐसा हम लोग इतनी सर्विसेज देते हैं, वैल्यूएबल एमपी क्वालिफाई है, इतना सब करते हैं, तो उसमें कुछ मिलना चाहिए हम लोगों को।
ओके, लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग जो पैसे लगाने वाले हैं वो शायद राजी नहीं होंगे कि आपको ज़्यादा फीस दी जाए। ये मालूम नहीं था, इन्वेस्टर भी बैठे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, तो पहले प्रश्न कर दिया गया। शर्मा जी, इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आपने दशकों तक जो छोटे निवेशक हैं, ढेरों निवेशकों को आप पहली बार बाजार में लेकर आए, पूरे देश में घूम घूम कर आपने काफ़ी नए निवेशकों को ढूंढा है। जो इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि उस निवेशक को लाने के लिए अब इतना कमीशन ही नहीं मिल रहा है, इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो कंपनीज हैं सेल्स के कारोबार में वो और ज़्यादा पुश कर पाएँ। तो आप किस तरह से एक छोटे निवेशक को समझाएंगे? ये बहुत ही अच्छा मौका है, म्यूचुअल फंड में अगर पैसे लगाने हैं तो आज ही लगाइए। देखिए, ये एक बड़ी जो है डायलेमा की स्थिति है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है इन्वेस्टर्स के साथ में, और विशेष रूप से छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, और भारत बहुत बड़ा देश है, एक टारगेटेड या फोकस्ड कम्युनिकेशन इन्वेस्टर्स को करना मेरे ख्याल से मीडिया के अलावा और कोई जो है ऐसा उपाय नहीं है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और वहाँ मेरा ये मानना है कि ये हालांकि आपके इंडस्ट्री की तरह एक बात है कि मीडिया के थ्रू एक फोकस्ड जो है कम्युनिकेशन का जो है एक तरह से पूरा वो चला जाए, मुहिम चलाई जाए, जिससे कि सब इन्वेस्टर्स को ये बताया जाए कि आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आकर के, और विशेष रूप से देखिए मैं तो जो कह रहा हूँ, जो ज्यादातर लोगों की शिकायत है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2007 से लेकर आज तक कभी भी अगर इक्विटी फंड में पैसा लगाया या इक्विटी में पैसा लगाया, लॉस तो हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। 5 साल नहीं, ये देखिए, ये तब किसने लगाया? लोगों ने उस समय लगाते हैं लोग जब अपनी मर्जी से लगाते हैं, फंसते हैं तब ब्लेम करते हैं। अगर मैं आज कह रहा हूं कि आज पैसा लगाओ, आज कोई नहीं लगाएगा, लेकिन मार्केट 7,000 पे पहुंचेगा, उसमें अपनी मर्जी से लगाएंगे, फिर वापस 5,000 आएगा जब कहेंगे हम फंस गए। सो टाइमिंग शेयर बाजार में बहुत जरूरी है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिस समय अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो, अच्छे वैल्यूएशंस हो, और साथ ही साथ जब क्लियर इंडिकेशंस हो कि मार्केट टेक ऑफ होने वाला है, उस समय अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको न सिर्फ रिटर्न जल्दी मिलते हैं, रिटर्न बहुत बेहतर मिलते हैं। और साथ ही साथ अब जैसा कि टेक्निकल वाले या ट्रेडर्स वाले यूजुअली कहते हैं, मैं कहता हूं अब इन्वेस्टर्स के लिए भी जरूरी है कि एक अच्छा रिटर्न मिले, उस समय आप रिटर्न प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए, वापस इंतजार कीजिए, जब भी वैल्यूएशन वापस अट्रैक्टिव हो फिर पैसा लगाइए। हमारे एक दर्शक यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं जो एक सवाल पूछना चाहते हैं, इन्हें माइक दे सकते हैं हम? आप बैठ के पूछिए, बताइए। बेसिक चीज ये है कि जितने भी आप लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये तो आके इस चैनल के माध्यम से राय देते हैं कि साहब अभी इस पे पैसा लगाइए, टॉप भी बताते हैं, बॉटम भी बनाते हैं, और कहते हैं कि साहब इंडेक्स इतना हो जाएगा, लेकिन कुछ शेयर परफॉर्म करते हैं, कुछ शेयर परफॉर्म नहीं करते। दूसरी बात कि जितने भी लास्ट में टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं आई हैव नो इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो लोगों को मालूम है और हम लोगों को फोकट की सलाह मिल रही है साहब बिना पैसा लगाए, और आप लोग ये कहते हैं साहब आई हैव नो इन्वेस्टमेंट, तो आप बताइए, जब आप लोग एक एक्सपर्ट होके और कह देते हैं कि साहब कि हमारा कोई इसमें निवेश नहीं है, तो हम लोग तो साहब जो छोटे निवेशक है कहाँ जाएं, किसके ऊपर फेथ करके जो है पैसा लगाएं? दिस इज द नॉट फॉर यू। ये तो जितने भी आप लोग टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही बात ही कहते हैं। अभी सवाल रोकिए तो जवाब देता हूं मैं। मेरे ख्याल से ये टेक्निकल्स की आपने बात की, और मैं फॉर्चुनेटली टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही हूं, और 90% केसेस में मैं जो भी शेयर रिकमेंड करता हूं 90% केसेस में मेरे पास उसकी होल्डिंग है, और मेरे जब भी शो जाते हैं आप देखेंगे डिस्क्लेमर ये आता है कि ये शेयर मेरे पास है, क्योंकि अगर मैं कन्विंस्ड हूं कि ये शेयर अच्छा है और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो वो मैं शेयर लेता हूं। और इसलिए मैंने कहा 90% में ये होता है। हाँ, कई बार मेरे पास भी कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं है, कहीं से एग्जिट करूंगा तो वापस ले सकता हूं, तो मैं हमेशा शेयर ले नहीं सकता। कोई अच्छा लगता है तो आपको रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन हमेशा मैं नहीं ले सकता। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरे रिकमेंडेड शेयर्स मेरे पास जरूर होते हैं, और इसलिए आप कम से कम इस मामले में मेरे को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास नहीं है और आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं। और इसके लिए हमने आवाज आईपीएल में एक पोर्टफोलियो का मुकाबला शुरू किया हुआ है जहां पे शर्मा जी भी आ रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं तो वो आप हमेशा लगातार हर रोज चैनल पे देख सकते हैं, और हम उसका हिसाब भी रख रहे हैं। इसलिए आपको हम 6 महीने बाद और साल भर बाद बताएंगे कि आपने कितना कमाया और इन्होंने कितना कमाया, तो आप आश्वस्त रहिए। लेकिन मानस, एक सवाल जो इनका था, टेक्निकली आप जो कॉल्स देते हैं कुछ सही कुछ गलत हमेशा होते हैं,
नेट नेट, चूंकि आप इतने सालों से इस कारोबार में हैं और मेरा ख्याल है कि इसी कारोबार से आपका पूरा करियर बना है, तो नेट आपको मुनाफा जरूर होता है, वो कैसे होता है? प्रदीप जी देखिए, पहला उनका आंसर देना चाहूँगा कि उन्होंने जो बोला कि मैंने क्यों नहीं निवेश किया, उसका रीज़न ये है कि अगर आज की डेट में मेरे पास कोई भी पोजीशन होगा तो मैं हमेशा, मेरा जो व्यू होगा वो बायस्ड होगा। तो एक टेक्निकलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका व्यू बायस्ड नहीं हो। अगर आज मेरे पास, मैंने 4 शेयर खरीदे हुए हैं तो मैं निफ्टी में बेयरिश व्यू नहीं दे सकता। यही एक मेजर रीज़न होता है कि हम लोग कोई पोजीशन नहीं रखते हैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात कि जब कुछ सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि दिन के आखिर में या हफ्ते के, महीने के आखिर में आपके पास पैसे आए जाए नहीं? गलत तो आप पड़ेंगे, शेयर बाजार में 100% सही होने का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, होता क्या है कि लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आज भी लोगों की मेंटलिटी ये है कि स्टॉप लॉस इज ए श्योर लॉस, बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि स्टॉप लॉस का रीजन क्या है? स्टॉप लॉस होता है एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस। अगर आपने बाई किया है तो स्टॉप लॉस लेवल वो होता है जहां पर किसी भी स्टॉक का सपोर्ट होता है और वहां से स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। वैसे ही अगर आपने सेल किया है तो जो एक रेजिस्टेंस जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है, वहां से उसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है या कोई भी स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है तो हमें अपने स्टॉप लॉस जरूर शिफ्ट करने चाहिए। अगर हमने लॉन्ग पोजीशन ली है तो हमें हायर लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर शिफ्ट करना चाहिए। लोग वो भूल जाते हैं। और दूसरी चीज दिक्कत आती है जब कोई स्टॉप लॉस नहीं रखता है और उसमें एक शार्प फॉल आता है और उसमें मेजर लॉस हो जाता है। बिल्कुल, तो आप फॉलो करते रहिए हमारे एक्सपर्ट्स को, जो आपको लगातार CNBC आवाज पर बताते हैं सही समय कब कहां एंट्री लेनी है और कब कहां से एग्जिट लेनी है। तो आप जरूर दिन के आखिर में और हफ्ते के आखिर में मुनाफा कमा के जाएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवाल जो कानपुर के दर्शक पूछना चाहते हैं वो लेकर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं कानपुर में और यहाँ के जनता जानना चाहती है बाजार का हाल क्या रहेगा और उनको निवेश अपना कैसे रखना चाहिए इस मार्केट में। दर्शकों से हम बात करें और हमारे साथ आज मौजूद हैं TD शर्मा और मानस जायसवाल जो सलाह दे रहे हैं यहाँ पर सीधे। पंकज अग्रवाल का सवाल लेते हैं। पंकज, पूछे। सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कानपुर में आकर के आपने इतना बड़ा आयोजन किया, और मैं DD शर्मा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पंकज अग्रवाल जायगंटिक सिक्योरिटीज लिमिटेड का रिटेल डिपार्टमेंट का HOD हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था, मैं पिछले 25 साल से निवेशक हूँ और प्योर इन्वेस्टर हूँ। मैंने आज तक कभी भी स्पेकुलेशन नहीं किया। मैं ये जानना चाहता था कि जो सेबी जब नए इशूज आते हैं तो सेबी और उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो न्यू इशू आने से पहले उसके फंडामेंटल या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को क्यों नहीं वॉच करते हैं, कि जिससे कि नया इन्वेस्टर जो शेयर बाजार में आता है, डिमैट अकाउंट खोलता है और वो लॉन्ग टर्म उसमें जुड़ नहीं पाता और अपना पैसा लॉस बुक करके एग्जिट हो जाता है। तो मेरी ये सजेशन थी कि CNBC आवाज और सेबी इसमें कुछ ऐसा कार्यक्रम करे कि न्यू इशू आने से पहले फंडामेंटल्स को या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को वॉच किया जाए, ताकि नए निवेशक का पैसा जो मेहनत से कमाया जा रहा है वो ना जाए। पीछे आने वाले 2 साल में ऐसे ऐसे इशूज आए हैं जिनमें लोगों का 80% तक पैसा एवोपरेट हो गया है। जी सर, शर्मा जी। शर्मा जी, देखिए, आपकी बात सही है कि CCI के ख़त्म होने के बाद में सेबी ने जब अपना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर किया तो चूंकि उस समय बहुत सारे IPO जा रहे थे और मेरे ख्याल से एक टेंडेंसी भी है कि सेबी ने अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के ऊपर डाल दी कि जो कंपनीज मैनेज कर रही इश्यूज को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले इसको कि भाई फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूशंस क्या होना चाहिए, क्या हो, बाकी सब चीज़ें क्या होनी चाहिए। और ये एक डेलीगेशन जो हुआ मेरे ख्याल से वो एक गलत हुआ, क्योंकि वो सारा डेलीगेशन प्राइवेट बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के ऊपर हुआ और उन्होंने धीरे धीरे जो है वो पूरी तवज्जो देनी ख़त्म कर दी और बहुत पुअर क्वालिटी के इश्यूज भी लाने शुरू कर दिए। और मैं ये नहीं कहता कि सारे टॉप के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ऐसा किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लाइसेंस एक तरह से थोक में बांटे गए और बहुत सारे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो कि मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ में जो है शामिल होकर के और बहुत सारे पुअर क्वालिटी के इशू जो है उन्होंने मार्केट में लाए, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से ये चीज़ अब सेबी ने रियलाइज़ कर ली है
और ये जो नॉर्म्स हैं अब जो इशू लाने के, आईपीओ लाने के, बहुत टाइट कर दिए गए हैं। और अब आप देखेंगे कि किसी भी इशू के साथ में जो इशू लाने वाला है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आएगा, तो आप सिर्फ उससे ही पता लगा सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने पास्ट में कितने इशू लाए हैं और इन इश्यूज का क्या हाल हुआ है वो देख करके, और आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके भी आईपीओ के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें लगाया जाए पैसा या नहीं लगाया जाए। और जो इशू लाएगा उसको भी देखना पड़ेगा कि मैं किसी पुअर क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू जाऊंगा तो शायद इन्वेस्टर्स मेरे को टच भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट सेबी से हमने ये सवाल भी किए हैं और जी, कंपनीज के ऊपर ये एक पाबंदी लगाई जाए कि जो कंपनी जो इश्यूज ला रही हैं, जिस प्रीमियम पे ला रही हैं, आफ्टर 1 ईयर व्हाई डू नॉट बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम द ओरिजिनल इन्वेस्टर्स एट द इशू प्राइस। जब हम इन्वेस्टर से हम तो ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं, जब व्हेन आई हैव द शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 80 रुपए का शेयर या 400 रुपए में A to Z कंपनी अगर लाती है तो उसको 400 रुपए में आप मेरे से बाई करिए। मैं सेकेंडरी मार्केट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ ऐसा है कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अगर लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस किया जाए तो जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, सिर्फ एक क्लास के साथ नहीं। तो फ्यूचर कोई भी नहीं देख सकता है। अगर मैं या कोई भी कंपनी आज उसका वैल्यूएशन, आज उसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखते हुए जो वैल्यूएशन पे ला रही है, 1 साल बाद उसका क्या होगा इस डायनामिक वर्ल्ड में कोई नहीं कह सकता। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में हूं, क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सर्टेन रिस्क लेते हैं, बिजनेस रिस्क लेते हैं, जो बिजनेस के साथ है। आप एफडी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर आउटलुक किसी का भी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आप जिस प्राइस पे इश्यू लाए उससे फार बेटर हो सकता है 1 साल बाद शेयर, और उससे पुअर भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की कंडीशन शायद रखनी जायज नहीं होगी, क्योंकि ये जो है उनके उस क्लास के साथ इनजस्टिस होगा जो कि बिजनेस चला रहा है। लेकिन हाँ, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए इश्यू लाते समय। और इनफैक्ट ये जो बातें हमने भी सेबी के सामने उठाई हैं, और उन्होंने जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि अब मर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड देना शुरू किया है। रेटिंग एजेंसीज इन इश्यूज की रेटिंग करती हैं और वो 5 के अंदर नंबर देती हैं। 5 में 1 दिया, 5 में 2 दिया या 5 में 5 दिया। ये हम अपने चैनल पे लगातार लोगों को बताते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि काफ़ी इश्यूज में लोगों ने पैसे गंवाए हैं। जिन इश्यूज में 5 में 1 नंबर दिया है रेटिंग एजेंसी ने, हम लगातार बता रहे हैं, वो भी इशू अच्छी तरह भर जाते हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह सट्टा भी हो जाता है, और जब लोग अटक जाते हैं तब लौट के आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे तो पैसे चले गए। लेकिन हमने तो आपको बताया था। तो आपको ये तय करना है कि आप यहाँ पे केवल स्पेक्यूलेशन करने आए हैं, आपको लगता है लिस्टिंग में तो मैं निकल जाऊंगा, और तो लिस्टिंग में कितने लोग निकल पाते हैं, ये दरअसल ट्रिकी पॉइंट है। तो अगर आप वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर वो रेटिंग देखिए और सुनिए कि एक्सपर्ट्स आपको चैनल पे क्या बता रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, संजय सिंह हमारे एक दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं। संजय। हाँ, नमस्कार सर जी। हमने 2008 के दौरान ये रिलायंस इंडस्ट्रीज 3300 रुपये खरीदा था। आफ्टर बोनस भी 1650 होना चाहिए, लेकिन इस समय ये रोज तो नए निचले स्तर छू रहा है। इसमें सही स्तर आने में कब तक समय लगेगा? ओके, मानस, काफ़ी लंबी होल्डिंग है इनकी। यहाँ तक मुझे याद है आपने और दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट ने पिछले पूरी ये जो रिकवरी की रैली आई थी 2010 में, तो यही कहा था कि 11 साढ़े 1100 के आसपास एग्जिट ले लीजिए। ज़्यादातर वहाँ पे ऐसे रिकमेंडेशन उस समय भी आती थी। क्या वजह है, इतना कमज़ोर दिख रहा है ये शेयर? देखिए, अगर टेक्निकल बात करिए तो अभी भी स्टॉक एक बेयर फेज में है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली बनाता जा रहा है, और ऐसा लगता है चार्ट्स पे कि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो रिलायंस से खत्म हो गया। जो अगर आज आप 10 साल पहले या तो 5 साल पहले की बात करिए तो एक हैवी वेट होता था रिलायंस, और लोगों का उस स्टॉक में इंटरेस्ट बना रहता है। बट अभी अगर मार्केट में रैली आती भी है तो भी रिलायंस अंडर परफॉर्म करता है। उसका मेन रीजन ये है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रिलायंस की तरफ से काफ़ी हट गया है। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करिए तो मेरा मानना है कि जब तक 770 और 800 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा रिलायंस, तब तक हम कोई बहुत बड़ी रैली नहीं देखेंगे। अगर आपका निवेश है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि 750 और 770 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक से निकलने के लिए, क्योंकि डाउन साइड पॉसिबल है कि हम 650 और 600 के लेवल्स भी देखे आने वाले टाइम में। ओके, लेकिन जो हमारे पिछले दर्शक अभी कह रहे थे कि कंपनी को शेयर वापस खरीद लेने चाहिए, शर्मा जी, ये कंपनी तो खरीद रही है अपने शेयर वापस। देखिए, बाईबैक जो लीगली अलाउड है और जो कंपनियां कैश रिच है और जो कर सकती है
वो करती हैं, लेकिन वापस आईपीओ के बाद में 1 साल में लेना, मैं उसके लिए कह रहा था कि वो जायज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी जब बाई बैक हो रहा है, आप क्या लोगों को राय देंगे कि वो अपने शेयर्स दे दें इस समय जबकि कंपनी की ओर से डिमांड है, या फिर बने रहें? 4 साल तो हो गए हैं निवेश करके। देखिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ऊपर। अगर आपका टाइम होरिजन, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ, जो रिलायंस का अभी जो फंडामेंटल्स है, जो आउटलुक दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है कि रिलायंस 1 या 2 साल तक मार्केट को अंडर परफॉर्म करे। अब अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि नहीं, मुझे 1-2 साल तक इस पैसे को बेटर यूटिलाइज करना है, बिकॉज पैसे को तो आपको यूटिलाइज करना है अपने को, तो आप ये कर सकते हैं कि आप रिलायंस से निकल जाएं, कोई और अच्छा ऐसा शेयर लें जो कि आपको 1-2 साल में जो है अच्छे रिटर्न दें। कौन सा शेयर? देखिए, रिलायंस के लेवल का अच्छा शेयर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूँ स्टडी रिटर्न और सेफ रिटर्न भी चाहिए, तो उससे अगर छोटा और थोड़े कमजोर लेवल का भी शेयर हो लेकिन अच्छी क्वालिटी का शेयर हो, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली कैस्ट्रॉल इंडिया जो है आने वाले समय में एक, मेरे ख्याल से अगले सप्ताह में जो है बोनस और स्प्लिट दोनों देना चाह रहा है, और साथ ही साथ ये कंपनी ऐसी है जिसने लगातार पिछले 2 दशकों तक ग्रोथ दिखाई है, स्टडी ग्रोथ आती है इसके अंदर, एफएमसीजी कंपनी की तरह बहुत अच्छे डिविडेंड देती है। तो अब जब बोनस और स्प्लिट सामने है और बहुत स्टडी ग्रो करने वाली कंपनी है एफएमसीजी की तरह, अगर आप उसमें चले जाते हैं तो भी मेरे ख्याल से वो आपको 20% एनुअलाइज रिटर्न अगले 2-3 साल तक दे देगी। और उसके बाद में जैसे ही आपको पोटेंशियल लगे कि अब रिलायंस जो है आगे जाकर के उसका आउटलुक सुधर रहा है, किसी भी कारण जो फंडामेंटल आपको देखने पड़ेंगे, ट्रैक रखने पड़ेंगे, उस समय आप वहां से निकल के वापस रिलायंस में आ सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ मेरे ख्याल से वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। शुक्रिया शर्मा जी और मानस हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। हम फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन अगला 1 घंटा फोकस करेंगे फिर से कानपुर के पोटेंशियल के बारे में और वो क्या चीजें हैं जो इस शहर को एक नई तस्वीर देंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।